देखो बेटा, अभी हम इसके पहले आप लोगों को विस्थापन द्विविस्थापन बता चुके थे। आज हम आप लोगों को बताएंगे उपचयन। उपचयन का जो दूसरा नाम है, क्या नाम है उसका? ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन हो या ऑक्सीकरण हो, दोनों नाम एक ही है। परिभाषा हमको लिखना होगा तो यही हम इस्तेमाल करेंगे। उपचयन हो या ऑक्सीकरण, इसको हम अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। उपचयन यहाँ पर है तो वहाँ पर अपचयन हो जाएगी, और ऑक्सीडेशन यहाँ पर है उसको वहाँ रेडिएशन हो जाएगी। तो वो बात आएगी तो हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, उपचयन किसको बोलते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की हानि हो जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। जहाँ पर हम सिंबल के रूप में आपको यहाँ लिखे हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि, ये देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरो ऊपर होता है, और हानि के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरो नीचे होता है। मतलब अर्थात जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की हानि हो जाए, ये बात बस टैबलेट के रूप में काम करेगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में, ये सब की वर्ड्स है। आप इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उपचयन की बात हो रही है या अपचयन की। ये दोनों नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए या। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की हानि हो तो उसे हम उपचयन क्रिया कहेंगे। उपचयन क्रिया किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि हो तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल समझने के लिए एक तत्व लेते हो, कापर। इसका नाम है कापर। कापर जो है अंग्रेजी शब्द है। एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था, बहुत पहले गुजरात में आता था, गुजरात से आया हुआ था। ये गुजरात में रहा करता था पूरा फैमिली के साथ, बगल के गांव का है। तो वो जब कापर बोलते थे ना तो बोलता था नहीं सर इसको कोपर बोलते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है तुम कह दो, क्योंकि COPP से शुरू होती है कोपर, तो वो कोपर कहता था। लेकिन ये कापर अंग्रेजी शब्द है, ये इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चंद्र नहीं लगाते यहाँ पर, तो ये हो गया कापर। तो ये हमारा कापर है, एक प्रकार का धातु है, और ये कापर हो गया, ये ऑक्सीजन है हमारा। और दोनों जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? कापर ऑक्साइड। देखो कापर ऑक्साइड हो गया, और कापर ऑक्साइड के बाद अब आप देखिए, इसको बताइए कि ढांचा समीकरण है या संतुलित समीकरण? ढांचा है। अगर ये ढांचा है तो पहले हम चेक करते हैं कैसे। देखिए यहाँ कापर अकेला है और यहाँ पर कापर अकेला है, कापर अकेला कापर अकेला, और यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन। यहाँ क्या लगाएंगे हम? 2 लगाएंगे। अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 कापर हो गया, यहाँ 1 कापर हो गया, तो हम कापर के पहले ही 2 लगा देंगे तो हमारा कापर भी 2 हो गया। तो ये दोनों हमारा बैलेंस बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, 2 कापर 2 कापर, मतलब ये क्या हो गया? आपका संतुलित समीकरण के अंतर्गत आ गया। अब हम इसको बताएंगे अगला वाला एग्जाम्पल कैसे। देखें, अब रही बात उपचयन कैसे बोले कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जैसे कापर अकेला था और इसको टेम्परेचर मिले तो ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया तो वो हमारा उपचयन हो गया। और हाइड्रोजन की अगर हानि हो गया तो भी उपचयन हो गया। बात एक ही है, ध्यान दीजिएगा कैसे। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन HCl है, ये है मैग्नीज डाइऑक्साइड, 2 को डाई, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को टेट्रा, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। इस तरह से 10 होती है, ठीक है ना? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से 10 पहुंच जाएंगे हम। आएगी बात तो बताएंगे आपको अगला चैप्टर में। इसको कहते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ लिख देते बेटा, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। अच्छा बताओ ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लिख दें कि रहने दें? चलो ठीक है, रहने देते हैं। HCl हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या हो गया? मैग्नीज क्लोराइड हो गया, ये क्लोरीन गैस है, ये जल हो गया। बात समझ में आ गई कैसे हुआ है? जब ये ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसको हम लोग उपचयन बोलेंगे। जब इसमें देखिए ये Cl है ना, तो Cl कहाँ है? यहाँ है। इसमें से हाइड्रोजन गायब है, मतलब ये हाइड्रोजन गायब हो गया तो ये भी आपका उपचयन में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की कमी हो गई। यहाँ HCl था तो क्या इसमें H है? नहीं, तो ये हाइड्रोजन की कमी हो गई। नीचे का तीर जो दिखाता है उसको कमी दर्शाता है, ऊपर जो व्यक्ति होता है वो हमेशा वृद्धि को दर्शाता है।
जैसे कभी कभी कोई चीज़ हम विकास कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं तो व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम लोग ऊपर की इंडिकेट करेंगे। जब व्यक्ति माइनस में जाता है, जब कर्ज लेता है, जब डिमोटिवेट होता है, जब नीचे जाता है, तो उसको हम लोग यही उपचयन के अंदर रखेंगे। जैसे हाइड्रोजन की कमी क्या बोलेंगे? उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन। क्लियर हो गया ना? आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जिंक है, आप पहचान पा रहे हैं परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? 30। ये हो गया हमारा कापर सल्फेट, इसको हम लोग बोलते हैं कापर। ये SO4 जहां भी आएगा उसको बोलेंगे हम सल्फेट, कापर सल्फेट इसको बोल देंगे। और ये हमारा अगर देखिए हमने बोला ना कि जहां पर आएगा SO4 उसको क्या बोलेंगे? तो ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट, तो इसको बोल देंगे हम जिंक सल्फेट बोल देंगे। ये जिंक सल्फेट है। आइए कापर अलग हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन। देखिए यहाँ जिंक अकेला है, यहाँ जिंक अकेला है ना। जब जिंक अकेला है तो जिंक में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वृद्धि हो गया है, तो वृद्धि हो गया तो ये किसके अंतर्गत आएगी? ऑक्सीकरण या उपचयन के अंतर्गत। दोनों नाम भूलिएगा नहीं, पेपर में एक ही स्पेलिंग होगी, ऑक्सीडेशन। बाइलिंगुअल में बोर्ड पेपर होती है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप देखोगे उसमें तो ये ऑक्सीडेशन। अगर हिंदी कंफ्यूज है आप तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सी याद कैसे करेंगे? देखिए ऑक्सी, देखो ओ लिख दिया, ओ लिख दिया, आई का तीर बना है ना, ये तीर बना दिया ऊपर, ला ऑक्सीडेशन। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। इससे भी आप पकड़ सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या करके लिख देंगे। हाइड्रोजन जिसमें कमी होती है उसको क्या बोलेंगे? उपचयन कहेंगे या फिर ऑक्सीकरण। बात समझ आ गई है? ये एग्जाम्पल आप लोग लिखिए और फिर उसके बाद हम उपचयन के बारे में हो गया, आपके बाद अपचयन बताएंगे आप लोग को। इस तरह से हो सकता है आप संतुलित कर लीजिएगा। ये वाला हम कर दिए एक ठो, हो सकता है कि अगर करना चाहते तो कर लीजिए। देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है यहाँ पर, हम बैलेंस कर दे रहे हैं। मैग्नीज यहाँ पर एक ठो है और यहाँ पर एक ठो है, ये सही है। ऑक्सीजन का है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का है बेटा 2 है, ध्यान दीजिए, 2 है। यहाँ हो गया ना 2 ठो। आप भूलिएगा नहीं कैसे मिलाएंगे, इधर से शुरू मैग्नीज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अब हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन एक ठो यहाँ पर है, आइए इधर हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ 4 ठो है, 2 दूनी 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन हम यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ हम 2 नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे? 4 लगा लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 ठो जब हाइड्रोजन हो गया तो इसके पहले हम जितना भी मिलाए हैं क्रमबद्ध तरीके से मिलाए हैं। पहले मैग्नीज मिलाया हमने, फिर ऑक्सीजन मिलाया, फिर हाइड्रोजन मिला रहे हैं, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ तक पहुँच गया। हाइड्रोजन के बाद अब हम मिलाएंगे क्लोरीन को। क्लोरीन कितना है बेटा? 4 है, तो इधर क्लोरीन पे आइए, 2 इधर है 2 इधर है, कुल 4 हो गया। कोई ऐसा तत्व है जो न में बराबर हो? सब बराबर है। इसको संतुलित बोलेंगे क्या संतुलित बोलेंगे? संतुलित बोलेंगे। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण के दोनों तरफ के मतलब अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? और जिसमें परमाणु संख्या समान ना हो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। कोई भूलेगा नहीं इस बात को। अब बताइए हमको क्वेश्चन नंबर जो ये एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ है तीसरा, ये संतुलित है क्या असंतुलित है? हम थोड़ा सा चेक करते हैं। देखा ये जिंक अकेला है, इधर आइए जिंक अकेला है, कापर अकेला है, कापर अलग है। अच्छा कभी कभी ऐसा बच्चे करते हैं ना कि सी को बोलेंगे कार्बन, यू के भूल जाएंगे क्या कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, सी यू को पूरा कापर बोलते हैं, चाहे कॉपर कह लीजिए चाहे कापर, लेकिन कहिएगा दोनों। ये कापर हो गया, ये कापर हो गया, ये सल्फेट है बेटा, ये सल्फेट हो गया। कोई दिक्कत? आप इसको राइट करिए, बैलेंस सब है ना? राइट करो। इसका जस्ट उल्टा है, अपचयन का जस्ट अपोजिट हो गया हमारा, उपचयन का जस्ट अपोजिट अपचयन, और अपचयन का जस्ट अपोजिट उपचयन। ऑक्सीडेशन का रिडक्शन और रिडक्शन का ऑक्सीडेशन। हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट है। हम अभी बता रहे थे कि ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें? ऑक्सीकरण में। तो ऑक्सीकरण जो था उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि थी, लेकिन हमारा अपचयन है। अपचयन का हिंदी में देख करके आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा है, मतलब ये रिड्यूस, री माने पुनः, री मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि री एडमिशन, रीचार्ज, री माने पुनः होता है, चार्ज माने आवेश, मतलब पुनः चार्ज दीजिए इसको, पुनः फिर से, उसको री बोलते हैं। री काउंसलिंग, जिसके पहले री लग जाए, री का मतलब होता है पुनः, तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन। जब
किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि होती है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन की हानि, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की हानि हो जाए या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, या फिर बोले ये नहीं कि दोनों, कुछ बच्चे हम अभी टेस्ट लिए हुए थे तो कुछ बच्चे उसमें लिखे थे कि ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की हानि हो जाए उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ऐसा बच्चे लिख दिए थे। तो और अगर लिखेंगे तो पूरा परिभाषा गलत हो जाएगी, जिसकी भी थी वो कैंसिल कर दिए थे, हम समझते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, किया या लगा करके, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, शब्द त्रुटि नहीं होना चाहिए। दोनों क्या बात कर रहे हो आपस में, देखो ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखो कैसे होता है बेटा, समझाते थोड़ा सा। ये क्या है आपका जिंक ऑक्साइड, यहां लिखेंगे हम जिंक ऑक्साइड हो गया, और ये हो रहा आपका कार्बन, ये रहा आपका जिंक। जिंक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, ठोस होता है, ये जिंक हो गया। अब हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब सी लिख करके और छोटा वाला लिखते हैं इसको बोलते हैं कोबाल्ट, इसको बोलते हैं कोबाल्ट हो गया। और उसके बाद जब हम सी लिख करके और बड़ा सा ओ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये टायर जैसे जलती है या फिर कुछ जैसे कोयला वाला जल रहा है, एकदम ढेर सारी जो उसमें कार्बन उत्पन्न होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में के अंतर्गत आती है। तो इसका हम नाम भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा आप आकृति पे ध्यान दीजिएगा, शेप कैसा बना रहे हैं। इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत बेकार होती है, बहुत विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सुनने इससे कैंसर से बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हो गया, ये एक प्रकार का यौगिक है और ये एक प्रकार का तत्व है, ध्यान दीजिएगा। ये तत्व है क्योंकि ये छोटा ओ है, और ये एक प्रकार का यौगिक है जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। लेकिन कोबाल्ट कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना है, बल्कि वह एक प्रकार का तत्व है जो एलिमेंट है पेरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व है उसके अंतर्गत आने वाला है कोबाल्ट। और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन ये हो गया, ऑक्सीजन, दोनों मिला करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये क्या है बेटा, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, कॉपर ऑक्साइड हो, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये जल है, आप सभी लोग जानते हैं इसलिए हम लिख नहीं रहे इसको, ध्यान दीजिएगा। बोल दिए हैं, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, ये जल हो गया। ये आपका जिंक ऑक्साइड है, ये कार्बन है, ये जिंक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको भूलना नहीं है। अब हम लोग सीख रहे थे कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रियाएं बोलेंगे। कैसे समझेंगे, जिंक ऑक्साइड देखा, जिंक ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कमी, तो देखा जिंक के साथ क्या ऑक्सीजन बचेगा, नहीं बचेगा, तो क्या हो गया, जिंक अकेला बचा और ये चला गया बगल में, हट गया है। तो ये जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन कमी हो गई, उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें आइए, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ H2 है, यहाँ Cu है, यहाँ जल है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है, तो कॉपर के साथ क्या ऑक्सीजन बचेगा, नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ कमी दिखा रहा है। तो कमी दिखा रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पर लिख देंगे हम, ऑक्सीजन हटा देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। चलो बताओ सब लोग, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो बताओ, अब बताओ उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की हानि हो जाती है उसे क्या बोलेंगे, उपचयन। अब अपचयन बोलेंगे जब ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल आप भूलिएगा नहीं, इसको राइट करिए, उसके बाद हम अगला पॉइंट बताते हैं आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमारा ये रहा अपचयन और उपचयन, हम पढ़ा चुके हैं आपको, ऑक्सीकरण और उपचयन। अब हम बताएंगे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया हम लोग समझने के, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होती है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स आपका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी और हिंदी दोनों शब्द है। रेडॉक्स हो गया, रिएक्शन अभिक्रियाएं हो गया,
रिएक्शंस होती है क्या, यहाँ पर रिएक्शंस होती है सर, यहाँ पे क्रिया लिखा है, यहाँ रिएक्शंस हो गए। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, और रिडेशन मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे ये अभिक्रियाएं हैं। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया होती है। राक्ष अभिक्रिया जब पूछेगा तो आप एक ऐसा नहीं, अपचयन और उपचयन दोनों हो जाएगी तभी आपका राक्ष अभिक्रिया होगा। अगर आपको हम ऑक्सीकरण पूछेंगे तो ऑक्सीकरण का अलग परिभाषा होती है और अपचयन का अलग परिभाषा होती है, लेकिन जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है उसी को हम लोग राक्ष अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखे हुए हैं, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कॉपर हो गया, ये हाइड्रोजन मतलब जल हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कैसे, ये हमारा क्या लिखा है, ये लिखा है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए हाइड्रोजन है और एरो लगा करके हम यहाँ जोड़ दिए तो H2O बन गया। तो ये हो गया ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि है, यहाँ इसको हम ऑक्सीकरण बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है उपचयन। इसी बस का दूसरा नाम हमको दिख रहा है कि ऑक्सीकरण या उपचयन है। ऑक्सीजन की वृद्धि है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब O लिख करके अगर हम एरो ऊपर लगा देते तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। और अपचयन किसको बोलते हैं, जब ऑक्सीजन लगा करके तीर नीचे कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलेंगे। तो दिख रहा है ना सबको, तो इसको आप क्या बोलेंगे, जिसमें जी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे क्या बोलेंगे, राक्ष अभिक्रिया। ऐसा लिखना है। अब आपको वैसा समीकरण देना है जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो, एक ठो नहीं। अगर एक ठो होगा तो आपका एग्जाम्पल गलत होगा राक्ष अभिक्रिया के लिए, और के लिए नहीं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीकरण दिखाना पड़ेगा, अपचयन के लिए अपचयन दिखाना पड़ेगा, लेकिन जब राक्ष अभिक्रिया आएगी तो क्या बताओगे, दोनों दिखाना पड़ेगा। दोनों दिखाएंगे तभी आपका राक्ष अभिक्रिया सही होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों का, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल में दूसरा वाला एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ये रहा आपका मरकरी है, और ये रहा आपका एसन, इसको बोलते हैं, एसन को क्या बोलते हैं बताओ, स्टेनलेस। ये टीन है, इसको बोलते हैं टीन, और ये है मरकरी, ये है टीन। तो जिसमें अपचयन हो रहा है, और अपचयन में भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। इसमें देखो ऑक्सीकरण को किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए। ये तो एक नया एग्जाम्पल है आपका। अभी हम पीछे आपको जो बताए हैं वो आप एकदम ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की हानि, या फिर ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, दोनों बातों का आप ध्यान रखिएगा। आपका ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो जाएगी। इस तरह से देखिए, इसमें भी ये इसमें अपचयन हो रहा है और इसमें आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी को हम लोग जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होती है उसे हम राक्ष अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। एक एग्जाम्पल आपको हम और सरल से बता देते हैं, इसको मिटाने के बाद ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लिखिए आप लोग बेटा, आपके एनसीईआरटी से हम एग्जाम्पल लेने का प्रयास करेंगे। लिखो ZnO प्लस, हम यहाँ लिख रहे हैं बेटा, देखो Zn प्लस ऑक्सीजन दिया है और फिर एरो दे करके ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगी, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें देखने का प्रयास करेंगे, ये गलत है क्या, ये गलत है, क्या हो जाएगा, ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन है, तो जिंक ऑक्साइड। अब देखो मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की क्या दिख रहा है आपको, कमी दिख रहा है कि वृद्धि, कमी दिख रहा है। ये जिंक ऑक्साइड था, ये क्या हो गया, कमी हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड हो गया तो ऑक्सीजन कमी हो गया एक ठे, और यहाँ कार्बन था तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। अब ये बता, आप लोग ये होमवर्क रूम में समझ लीजिएगा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। हम आपको इशारा कर दिए हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसमें उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसे अपचयन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही ना इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऑक्सीकरण, ठीक। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे, हम हटा दे रहे हैं। और आपका ये हो गया आपका, इसको क्या बोलेंगे बताओ, अपचयन। अपचयन बोलते हैं इसको, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये कमी, यहाँ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पहुँचा तो कम हो गया तो ऑक्सीजन कमी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया। कार्बन है, यहाँ क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम नहीं भूलिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं इसको। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर हो गया। इस प्रकार का एग्जाम्पल क्लियर हो गया है। अब हम आपको
नए हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। बहुत कम, 1-2 हेडिंग और है, उसका वीडियो को हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, संचारण है और संचारण में को हम लोग क्रोशर बोलते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल, एक और रह गया है आपका साथ विकृत गंधिता, एक और हेडिंग है, उसका ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। संचारण जो है, संचारण में आप देखोगे कि संचारण किसको कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल मतलब एसिडिटिक और आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब देखो ये आसपास अम्ल हो गया और आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है कि जो कोई चीज नमी, हवा में नमी हो, जैसे हम लोग कभी कभी गाटर, सरिया या फिर कुछ ऐसी चीजें जब बाहर रख देते हैं तो हवा के संपर्क में आ जाती है तो वह नमी आ जाती है और नमी से हुई पूरा वो जंग लग जाता है। तो आदि के संपर्क में आ करके जब वो संचारित होने लगती है और जब वो संचारित होती है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग संचारण कहते हैं, मतलब कोरोशन कहते हैं। जैसे कुल मिला के जो चीज़ धीरे धीरे सब खराब होने लगती है, आप देखोगे एग्जाम्पल में कि लोहे पर जंग लगना, लोहा धीरे धीरे अगर ऑक्सीजन, अगर एफआई है तो उसमें अगर जंग लग रहा है, ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ रही है तो ये उसके अंतर्गत जंग लग गया। लोहे में जंग लगना भी संचारण का कारण हो गया, संचारण के अंतर्गत आती है। चांदी, चांदी जो होती है उसके ऊपर काली परत हो जाना, ये सब रेलवे के क्वेश्चंस हैं। अगर चांदी है तो उसके ऊपर अगर काली परत ऐड हो गई है तो ये समझ लीजिए कि वो संचारित हो रही है। एक कापर होता है जिसको हम लोग तावा बोलते हैं, ताबे पर अगर हरी परत चढ़ रही है तो वो भी संचारण के अंतर्गत आती है। संचारण के अंतर्गत आने वाली 3 चीज़ें हैं, जैसे 3 से ज़्यादा और भी ढेर सारी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस और एनसीईआरटी में ये सब बस 3 चीज़ दिया हुआ है, जिसे हम लोहे पर जंग लाना कह सकते हैं। और आपका एक और क्या बचा हुआ है, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत, काली हरी, चांदा कहते हैं चांदी, चांदी हो गई, चांदी और तांबा। चांदी पर कैसी पर चढ़ेगी, चांदी पर कैसी पर चढ़ेगी, और तांबे पर, तांबे पर, ये बात भूलिएगा नहीं, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लोहे पर जंग लगने वाला। लोहे पर जंग लगने वाला कुछ इरेक्शन है आप लोगों के किताब में, बताओ बेटा। लोहा है Fe2O3, ये किसका सूत्र है कि जंग का, जंग का सूत्र है, ये आपका जंग का सूत्र है। ये देखो लोहा है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये तीनों दोनों ऐड होकर क्या बन रहे हैं, जंग बन रहा है। लोहे पर जंग, अगर जंग का सूत्र पूछे तो बता देना Fe2O3, जंग का सूत्र। इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम आपको एक हेडिंग बताते हैं जिसको कहते हैं विकृत गंधिता। कंप्लीट करो बेटा जल्दी से। देखा बेटा, ये हमारा रहा विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को हम समझने के लिए समझते हैं, कैसे समझते हैं, पहले तो शब्द में ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि विकृत, विकृत अलग है और गंधिता। जब विकृत हो जाए कोई चीज़, जब खराब हो जाएगी तो वो महक आ जाएगी उसमें, उसी को हम लोग गंधिता बोलेंगे, जो महक आ जाए, खराब हो जाए वो। पहले समझिए, जो चीज़ तेल से बन जाए या वसा से बन जाए, कुछ चीज़ें हम लोग तेल में पकाते हैं, कच्ची चीज़ों को पकाते हैं तेल में, या फिर वसा में पकाते हैं, जैसे घी, रिफाइन, ये सब में चीज़ों पकाते हैं, उसमें फैट पाया जाता है। ऐसे युक्त खाद्य पदार्थ, फैट को ही वसा बोलते हैं। खाद्य शब्द पे आना बेटा, खाद्य, खाद्य का मतलब होता है खाने वाला। ये सब पदार्थ जो होते हैं ये सब खाने वाले के अंतर्गत आते हैं। और ये जो है आपका खाद्य पदार्थ खाने वाला हो गया। और जहाँ पर लिखा रहेगा खाद, वो यूरिया हो गया, डाई हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ लिखा है खाद्य, तो खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ हम लोग दैनिक जीवन में खाते हैं उसको खाद्य पदार्थ बोलते हैं। अगर खाने वाला चीज़ आप उपचयित हो जाता है, उपचयित मतलब उसमें से अगर हमारा नाइट्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन धीरे धीरे मिश्रित होने लगती है तो वही हमारा हो गया उपचयित। और जब ऐसा चीज़ें हो जाती हैं तो इसको हम लोग विकृत हो जाती है, वो विकृत हो जाएगी मतलब वो खराब हो जाएगी, तितर बितर हो जाएगा। अब विकृत हो जाने के बाद इसकी जो गंध है, जैसे आप चिप्स जो कुरकुरे हो गया या फिर जो भी हम लोग, हाँ, जो प्लास्टिक में हम लोग पैक करके जो 5 रुपये वाली जो चिप्स मिलती है, उसको अगर आप खोल करके सुबह खोल दीजिए, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खाने का प्रयास करेंगे तो उसके इसमें स्मेल आ जाएगी, मतलब उसमें गंध आ जाएगी और उसके स्वाद में भी विकृतता आ जाती है, जिसे हम लोग जो दिया हुआ है कि इसकी गंध और स्वाद में परिवर्तित होना ही विकृत गंधिता कहलाती है। और इसको रोकने का कई उपाय है, जैसे समझ लीजिए विकृत गंधिता कैसे रोकेंगे हम लोग। विकृत गंधिता को लिखेंगे कि चिप्स की थैली, जो चिप्स की थैली है उसमें ऑक्सीजन को हटा करके
नाइट्रोजन डाल देते हैं। जो आपको जो चिप्स लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन डाला गया रहता है उसमें ऑक्सीजन न डाल के क्या डालते हैं उसमें नाइट्रोजन। वो मशीनें ऐसी ऐसी फैक्ट्री में आती हैं कि वो हाथ से नहीं पैक किया जाता, वो मशीनें पैक करती हैं, वो प्लास्टिक ऐसी लगी रहती है, सेट रहता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके वो तुरंत नाइट्रोजन उसमें फिर उसे लॉक कर देती है। जब हम आप उसे खोलते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस तुरंत बाहर निकल जाती है और धीरे धीरे उसमें ऑक्सीजन प्रवेश करने लगती है। जो तो अगर उसका तुरंत न खाया जाएगा तो वो धीरे धीरे वो शाम तक में खराब हो जाएगी। वही है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन को निकाल देते हैं। देखो नाइट्रोजन को डाल देते हैं, ऑक्सीजन को हटाएंगे और नाइट्रोजन को डालेंगे। अब सड़ेगा कब वो चीज़? जब वो ऑक्सीजन पा जाएगी तब वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ है आपका विकृत गंधता को रोकने के लिए। ये एक जब आपकी वो कंपनी बना देती है उसको, कई समय बाद तक वो रहता है। जब मार्केट में बिकती रहती, नहीं बिकेगी महीने 2 महीने 4 महीने, कब तक वो सही रहेगी? जब तक वो प्लास्टिक में पैक है। इसलिए प्लास्टिक में जो भी चीज़ें पैक होती है उसमें नाइट्रोजन गैस डाल करके उसको विकृत गंधता से बचाते हैं। जब वो खुल जाएगी तो धीरे धीरे खराब हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये सब चीज़ें कम से कम खाया जाए। जैसे ये कुरकुरे हो गया, उसके बाद और ढेर सारी चीज़ें आती है प्लास्टिक में, हम तो उतना यूज़ नहीं करते, इसलिए हो सकता है हमको नाम न पता हो, लेकिन हम सब ये मिल रही है। अच्छा, एक चीज़ और समझो, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में, वायुरोधी बर्तन मतलब कि ऐसा बर्तन जिसमें वायु प्रवेश न कर जाए। वायु रोधी, रोधी मतलब होता है विरोध होना, एयर का विरोध होना। खाद्य पदार्थों को वायु, जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाला पदार्थ है, उसमें वायु रोधी बर्तन में रखना है उसको, उस बर्तन को। अगला पॉइंट क्या दिया? पके भोजन को सनलाइट से बचाना है। पका हुआ जो भोजन है, जैसे रोटी पक गया है तो उसे कम से कम उसको ऐसी चीज़ से, जैसे सूर्य के प्रकाश से बचाना है। चावल पक गया, चावल पकेगा भात बन जाती है, जो भी बन जाता हो, तुम लोग जो शब्द का इस्तेमाल करते हो, पके हुए भोजन को क्या बोलते हैं? सनलाइट से बचाना। ये सब चीज़ें क्या हो गया? विकृत गंधता से बचाने के उपाय हैं। आपके सिलेबस में जो रासायनिक अभिक्रियाएँ थी ये समाप्त हो गया है आपका, और रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण आपका ये लास्ट चैप्टर रहा, ये खत्म हो गया है। अब हम आप लोगों को ले चलेंगे अगले चैप्टर तरफ। उससे पहले कि आप लोगों के आम्ल क्षार लवण पढ़ाएं, इससे पहले हम आप लोग क्या बता देंगे, ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करा देंगे, तब उसके बाद अगला चैप्टर में ले चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।